हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट प्रोसीजर। इस वीडियो में मैंने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने कंसिडर की है और इसमें मैंने कोई अमेंडमेंट कंसिडर नहीं की है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जून और मे बी जुलाई, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें पोर्शन कवर किया है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम निकालना और टैक्स लायबिलिटी निकालना, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। तो जो पर्सन होता है वो खुद अपना करता है सेल्फ असेसमेंट, यानी जो पर्सन अपना खुद का असेसमेंट करेगा उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। पर्सन जो अपना खुद का असेसमेंट करता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, यानी वो खुद अपनी टोटल इनकम निकालता है, खुद अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालता है और एक समराइज फॉर्म के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम के थ्रू डिपार्टमेंट को सबमिट कर देता है ऑनलाइन। और जैसे ही डिपार्टमेंट में जाएगा रिटर्न ऑफ इनकम आईटीआर, उसके बाद उसका होता है असेसमेंट एओ द्वारा। जो असेसिंग ऑफिसर होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, वो असेसमेंट करेगा जो रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश की है पर्सन ने। तो अगर रिटर्न ऑफ इनकम उसने फर्निश नहीं की तो फिर वो हो जाएगा डिफॉल्टर, उस पर लग जाएगा 234A, जिसमें 1% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब है अगर 31 जुलाई को किसी पर्सन को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना था और वो करता है 20 जनवरी को, तो इसका मतलब 5 महीने 20 दिन और 6 महीने काउंट हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ में 20 दिन भी एक महीने के इक्विवेलेंट माना जाएगा, राउंड ऑफ करके 6 महीने हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक पर्सन जो होता है जब वो अपना खुद का असेसमेंट करता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। और सेल्फ असेसमेंट भी एक टाइप है असेसमेंट का। सेल्फ असेसमेंट भी एक टाइप है असेसमेंट का, आगे बताऊंगा मैं। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर रिटर्न ऑफ इनकम जब जाती है तो डिपार्टमेंट में जो एओ होते हैं वो करते हैं असेसमेंट। जो रिटर्न ऑफ इनकम आपने फर्निश की है, जो पर्सन ने फर्निश की है, उसका डिपार्टमेंट के अंदर एओ द्वारा होता है असेसमेंट। तो अभी फिलहाल मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे ना जाके मैं बात कर लेता हूँ रिटर्न ऑफ इनकम की। एक पर्सन अपना खुद का असेसमेंट करेगा, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। वो रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करता है डिपार्टमेंट के पास और डिपार्टमेंट उसका असेसमेंट करेगा। लेकिन फिलहाल मैं रिटर्न ऑफ इनकम पे रुक जाता हूं और बात करते हैं हम रिटर्न ऑफ इनकम पे। एक नॉर्मल रिटर्न जो बिफोर द ड्यू डेट सबमिट की जाती है। अब देखो ड्यू डेट जो होती है वो डिपेंड करता है, ये वेरी है पर्सन टू पर्सन। जैसे नॉर्मल अगर बात करूं मैं इंडिविजुअल एचयूएफ की, तो उसके लिए 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर का जो 31 जुलाई है वो उसकी लास्ट डेट होती है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की, आप कह सकते हो आईटीआर फाइल करने की। और आईटीआर जो होता है इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल होता है फॉर्म के थ्रू, अल्टीमेटली फॉर्म होता है वो। और ये फॉर्म जो है 7 तरह के होते हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब। और ये वेरी करता है, किसी के लिए 1 अप्लीकेबल है, किसी के लिए 2। तो रिटर्न ऑफ इनकम में एक नॉर्मल रिटर्न अगर टाइम से फाइल हो जाती है, एक होता है बिलेटेड रिटर्न। नाम से ही मालूम पड़ रहा है बिलेटेड मतलब आफ्टर द ड्यू डेट। अब देखो ड्यू डेट मैंने आपको बताया कि 31 जुलाई होती है नॉर्मल केस में, और जिसका ऑडिट होता है जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गया, वर्किंग पार्टनर्स हो गए, उनका जो लास्ट डेट होता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का वो होता है 30 सितंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर का 30 सितंबर। और ऐसे पर्सन जिनका होता है 92E का अंदर ट्रांसफर प्राइजिंग का प्रोविजन लगता है, या मैं कहूँ इंटरनेशनल टैक्सेशन जहाँ पे होता है, वहाँ पर जो ड्यू डेट होती है उन पर्सन की वो होती है 30 नवंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो मैंने आपको बताया कि पर्सन जो है जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करता है, तो अगर वो आफ्टर द ड्यू डेट करता है तो वो होती है बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के तहत। और जो बिलेटेड रिटर्न है वो फाइल की जा सकती है बिफोर द एंड ऑफ
द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे जो असेसमेंट है वो करेगा डिपार्टमेंट के अंदर एओ। यहाँ पे जो असेसमेंट है उसकी वो बात कर रहा हूं मैं, जो डिपार्टमेंट में एओ करते हैं। तो बी रिलेटेड रिटर्न जो है वो बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले हो उससे पहले फाइल करनी होती है। उसके बाद एक होती है रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सेक्शन 5 के अंदर। अगर किसी पर्सन ने गलती से कुछ छोड़ दिया या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी अपनी आईटीआर के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और वो जानबूझ के नहीं की, उसने यानी डेलिबरेटली उसने नहीं किया, तो वो उसको रिवाइज कर सकता है। जो भी उसने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कोई छोटी मोटी गलती की, कुछ भूल गया, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी, तो वो दोबारा से रिवाइज करके आईटीआर दोबारा फाइल कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये उसने जानबूझ के नहीं, ये जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो उसने जो गलती कर दी है वो जानबूझ के ना की गई हो, तभी वो रिवाइज कर सकता है। और रिवाइज का टाइम कब तक है? बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले होता है पर्सन अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। उसके बाद है डिफेक्टिव रिटर्न। नाम से ही मालूम पड़ रहा है जिस रिटर्न के अंदर डिफेक्ट होता है। अब सर डिफेक्ट क्या होगा? जैसे टैक्स का कोई प्रूफ नहीं दिया, टीडीएस, एडवांस टैक्स, टीसीएस, टैक्स पूरा पे नहीं किया, फॉर्म गलत फॉर्म में आईटीआर फाइल कर दिया, फॉर्म चाहिए आईटीआर 1-2 में आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश कर दिया, तो गलत फॉर्म का यूज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ मिस्टेक कर देना, ऑडिट रिपोर्ट ना लगाना, टैक्स पूरा ना भरना, टैक्स का प्रूफ ना देना के अंदर, तो ये एक डिफेक्टिव रिटर्न के साइन है। तो डिफेक्टिव रिटर्न जो होती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए पर्सन को 15 दिन का टाइम मिलता है डिपार्टमेंट द्वारा, और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस के ऊपर। अगर 15 दिन के अंदर पर्सन उसको रेक्टिफाई नहीं करता, सही नहीं करता और सबमिट नहीं करता, तो वो रिटर्न हो जाएगी इनवैलिड। जो उसने फाइल की है डिफेक्टिव रिटर्न, अगर वो उसको रेक्टिफाई नहीं करता है तो वो हो जाएगी, 15 दिन के अंदर भी उसको रेक्टिफाई नहीं करता है वो, तो फिर वो बन जाएगी इनवैलिड रिटर्न, तो वो बन जाएगी इनवैलिड रिटर्न। उसके बाद देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन इश्यू करके अगर वो चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के लिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन निकाल के बोल सकती है कि भाई इन पर्सन्स को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। सेक्शन 139(1)(c) के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसके बाद 139(c) के अंदर जो सीबीडीटी है, जो बोर्ड है, उसके पास पूरी पावर होती है कि वो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकती है। उसके बाद सेक्शन 139(b) के अंदर जो रिटर्न जो फाइल की जाती है वो किसी की हेल्प के थ्रू भी की जा सकती है, यानी टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर जो होते हैं ये अथोराइज इंडिविजुअल होते हैं, जिसको अथोराइज किया जाता है बोर्ड द्वारा। तो अगर कोई पर्सन चाहे कंपनी को छोड़कर, जिसका ऑडिट होता है उसको छोड़ के, अगर वो चाहे किसी की हेल्प ना चाहते हैं वो, तो टीआरपी जो होता है एक इंडिविजुअल जिसको अथोराइज किया जाता है, उसकी हेल्प से रिटर्न ऑफ इनकम फाइल की जा सकती है। अब जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो वेरीफाइड कौन करेगा? अगर मैं बात करूं मैं इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल खुद करेगा, या कोई उसका माइनर चाइल्ड है तो गार्जियन कर देंगे, ठीक है, अथोराइज पर्सन करेंगे। मैं बात कर रहा हूं अगर रिटर्न ऑफ इनकम जो फर्निश की जाती है उसको वेरीफाइड कौन करेगा? इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद करेगा, माइनर चाइल्ड है गार्जियन कर देगा। और अगर एचयूएफ की बात करें तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो वेरीफाई करेगा रिटर्न ऑफ इनकम को, या अगर वो एब्सेंट है तो फिर जो मेंबर होगा अडल्ट वो कर देता है। कंपनी के केस में जो एमडी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करते हैं। फर्म के अंदर जो मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं वो रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करते हैं। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स के अंदर होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, वो वेरीफाई करते हैं आरओआई को, यानी रिटर्न ऑफ इनकम को। लोकल अथॉरिटी के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं रिटर्न ऑफ इनकम को। तो पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करूं मैं तो इनमें होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई करते हैं। अदर पर्सन में जो कॉम्पिटेंट होगा वो रिटर्न ऑफ इनकम को
वेरीफाई कर देता है। अब देखो रिटर्न ऑफ इनकम संबंधित बातें हैं, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ पैन। एक पैन भी जब रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश की जाती है तो पैन के माध्यम से ही ये फाइल की जाती है। पैन कार्ड का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो पैन के लिए फॉर्म 49 में अप्लाई करना होता है। पैन के लिए फॉर्म नंबर 49 में अप्लाई करना होता है। अंडर सेक्शन 139A के तहत अगर पैन कार्ड चाहिए किसी पर्सन को तो उसको 49A फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा। इश्यू कौन करता है इसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। और पैन कार्ड को अगर एक बार पैन कार्ड मिल गया तो जो पैन नंबर होते हैं उनको रिटर्न ऑफ इनकम में कोड करना पड़ता है, यानी मेंशन करना होता है। अब सवाल ये है कि पैन कहाँ कहाँ कंपलसरी है, पैन कहाँ कहाँ कंपलसरी है। तो मैं आपको बता दूं, पर्सन की इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो बेटा पैन तो चाहिए, क्योंकि रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो पैन चाहिए उसको। कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उसको पैन कंपलसरी है लेना। अगर कोई पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करता है उसको भी कंपलसरी है पैन लेना, पैन का होना। बिजनेस या प्रोफेशन है और सेल्स टर्नओवर और ग्रोस रिसीट, अगर प्रोफेशन की बात करें तो ग्रोस रिसीट, बिजनेस की बात करें तो सेल्स और टर्नओवर। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो पैन कंपलसरी है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए भी पैन कंपलसरी है। कोई सीएसटी या कोई वैट, कोई सर्विस टैक्स, कोई सीएस सेंट्रल एक्साइज के अंडर रजिस्टर्ड है तो उसको भी वैट की रिक्वायरमेंट होती है। कोई टैक्स डिडक्टर है यानी जो टैक्स काटता है, टीडीएस काटता है, तो उसको भी पैन कंपलसरी है। उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो पार्टनर्स होते हैं, फर्म के जो ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्ट के जो कर्ता होते हैं, एचयूएफ के सीईओ होता है पॉलिटिकल पार्टी का, प्रिंसिपल होता है लोकल अथॉरिटी का, इनको भी रिक्वायरमेंट होती है पैन की। इनके लिए कंपलसरी है पैन का होना। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें पैन को मेंशन करना होता है, कोडिंग करना पड़ता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेन देन कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो और वो 10 लाख से ज्यादा है तो पैन कार्ड मेंशन करना जरूरी है। आरबीआई के बॉन्ड ले रहे हो, डिवेंचर ले रहे हो, पेमेंट 50,000 से ज्यादा है तो पैन की रिक्वायरमेंट है। मोटर व्हीकल सेल परचेज करते हो तो पैन की रिक्वायरमेंट है। कोई सिक्योरिटी शेयर्स को छोड़ के अगर सेल परचेज करते हो 1 लाख से ज्यादा तो भी पैन की रिक्वायरमेंट है, पैन कार्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी के केस में भी पैन कार्ड चाहिए। अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो भी पैन कार्ड चाहिए। अगर टाइम डिपॉजिट है, मतलब टाइम का बाउंडेशन यानी एफडी फिक्स डिपॉजिट करवाते हो 50,000 से ज्यादा तो भी पैन की रिक्वायरमेंट है। और इन एग्रीगेट अगर डिपॉजिट करते हो 5 लाख से ज्यादा तो भी पैन की रिक्वायरमेंट है। कैश डिपॉजिट करते हो 1 दिन के अंदर अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो भी पैन की रिक्वायरमेंट होती है। किसी होटल में खाना खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बिल अगर 50,000 से ज्यादा है तो पैन की रिक्वायरमेंट है। कोई म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स ले रहे हो 50,000 से ज्यादा है तो पैन की रिक्वायरमेंट होगी। परचेस और सेल्स, गुड्स एंड सर्विस जो परचेस की जाती है, सेल की जाती है, यानी बिजनेसमैन की बात है, और ये 2 लाख से अधिक पर ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख से अधिक परचेस सेल्स होती है तो भी पैन की रिक्वायरमेंट है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करता है पर्सन, अगर वो इन एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर 50,000 से ज्यादा है तो भी पैन चाहिए। जो पर्सन किसी को पेमेंट करता है, जो पर्सन किसी को पेमेंट करता है तो जो रिसीवर होगा वो अपना पैन नंबर देता है टीडीएस काटने वाले को, डिडक्टर को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर किसी के पास ना हो तो उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है फॉर्म नंबर 60 के अंदर। अगर किसी पर्सन ने विद इन द टाइम जो अलाउ किया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा उसमें अगर उसने पैन कार्ड नहीं लिया और अगर उसके पास है, उसको रिक्वायरमेंट थी फर्निश, उसको रिक्वायरमेंट थी कोड करने की, मेंशन करने की पैन कार्ड को, उसने पैन कार्ड वहां मेंशन नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी बेटा 10,000 की। उसके बाद बात कर लेते हैं आधार की। अब देखो आईटीआर जो है वो आधार के थ्रू भी भरी जा सकती है। सेक्शन 139AA के तहत ऐसे पर्सन जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद एलिजिबल है आधार लेने के लिए, उनको जब वो पैन के लिए अप्लाई करेंगे ना, जब वो पैन के लिए अप्लाई करेंगे पैन कार्ड के लिए,
तो उनको एप्लीकेशन में आधार को मेंशन करना होगा, कोट करना होगा। किसी ने अप्लाई कर रखा है आधार के लिए तो उसके पास होगी एनरोलमेंट आईडी, वो उसको मेंशन करनी होगी। और रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर भी आधार मेंशन किया जा सकता है। अब कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मेघालय हो गया, आसाम, ये है मुद्दे वाले स्टेट है जहाँ पे दंगा फसाद ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आधार गवर्नमेंट ने दे नहीं रखा। और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके ऊपर ये प्रोविजन नहीं है आधार का मैंडेटरी वाला। तो मैं आपको बता रहा था कि जो पर्सन होता है जब वो अपना खुद का असेसमेंट करता है ना, खुद का, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। ये भी एक टाइप होता है असेसमेंट का। अंडर सेक्शन 140A के तहत जब पर्सन अपनी खुद की टोटल इनकम निकालता है, टैक्स लायबिलिटी निकालता है, जो भी उसका टैक्स बनता है वो पेमेंट कर देता है और डिपार्टमेंट को फर्निश कर देता है रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट। और ड्यू डेट मैंने आपको बता दी थी, नॉर्मल केस में होती है 31 जुलाई। अगर किसी का ऑडिट होता है, कंपनी है, फर्म है, वर्किंग पार्टनर्स है, तो उनकी होती है 30 सितंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर कोई इंटरनेशनल 92E का मैटर है यानी ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल है, तो ऐसे केसेस में है 30 नवंबर ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर पर्सन ने ITR टाइम पे फाइल नहीं की, यानी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल नहीं की, तो उसको लेट फीस भी पे करनी पड़ जाती है 234F के तहत। और लेट फीस जो है मैक्सिमम होती है 10,000, 1,000 होती है अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है। और अगर पर्सन 31 दिसंबर तक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर देता है, ITR फाइल कर देता है, तो 5,000 रुपये लेट फीस है 234F के तहत। और अगर 31 दिसंबर के बाद फाइल करता है तो फिर बल्ले बल्ले 10,000 है लेट फीस। तो पर्सन खुद करेगा असेसमेंट, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। ITR फाइल कर देता है रिटर्न ऑफ इनकम। अब हम बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट के पास आई ITR। अब मैं शुरुआत करता हूँ टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। एक तो होता है सेल्फ असेसमेंट। अब जो ITR फाइल की है पर्सन ने, वो आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और यहाँ पे होती है शुरुआत असेसमेंट की, जो करेगा AO। तो सबसे पहले जो AO करता है असेसमेंट, उसको हम बोलते हैं समरी असेसमेंट। उसको हम बोलते हैं समरी असेसमेंट, या आप कह सकते हो प्रोविजनल असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के तहत। इसको हम इसको हम समरी असेसमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जो पर्सन है ना, ये एक समराइज फॉर्म के अंदर ITR फाइल करता है। ITR के अंदर सिर्फ एक समराइज फॉर्म होता है डिटेल का, इतनी इनकम है, इतनी टैक्स लायबिलिटी है, इतना इंटरेस्ट बना, इतना टैक्स हमने पे किया है, लेकिन डिटेल नहीं होती पूरी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब पर्सन एक समराइज फॉर्म के अंदर ITR फाइल करता है, तो सबसे पहले AO का काम है उस समराइज फॉर्म की जो ITR गई है उसको करना, उसका असेसमेंट करना। और वो जो असेसमेंट होता है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। इनके डिपार्टमेंट के पास सॉफ्टवेयर होते हैं अपने इनके खुद के। तो सबसे पहले जो असेसमेंट की जाएगी AO द्वारा, वो होती है समरी असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल असेसमेंट भी अंडर सेक्शन 143(1) के तहत। और जो छोटी मोटी जो गलती होती है, वो जो छोटी मोटी गलती हो, जैसे अर्थमेटिकल एरर्स, कैलकुलेशन में कोई गलती कर रखी है, कोई इनकरेक्ट क्लेम यानी गलत क्लेम कर रखा है, कोई लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड डिसलाउंस था, आपने क्लेम कर लिया, कोई एक्सपेंडिचर डिसलाउड है, आपने दिखा रखा है, कोई रोंग डिडक्शन क्लेम कर रखी है, कोई 26AS जो टैक्स क्रेडिट को शो करता है, फॉर्म 16 जो TDS सर्टिफिकेट होता है, उसमें कोई एडिशन है, उसकी वजह से कोई आपकी इसमें कोई चेंजेस होता है रिटर्न के अंदर। तो छोटी मोटी जो करेक्शंस होती जो मैंने आपको बताई है 6, ये AO खुद कर देता है आपकी ITR के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। इस असेसमेंट के अंदर छोटी मोटी गलती जो होती है AO खुद कर देता है और पर्सन को उसके लिए नोटिफिकेशन दे देता है, उसको एक इंटीमेशन देता है 143(1) के तहत। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो पर्सन जो ITR फाइल करता है रिटर्न ऑफ इनकम, वो होती है समराइज फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर AO को कोई डाउट है कि, तो AO इसका फर्दर असेसमेंट कर सकता है, वो इनसे डिटेल मंगवा सकता है, वो इनसे यानी पर्सन से वो डिटेल मंगवा सकता है अगर वो चाहे तो बेटा समरी असेसमेंट के बाद अगर AO चाहे, समरी असेसमेंट के बाद अगर AO चाहे तो किसी पर्सन का रेगुलर असेसमेंट भी कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट।
यानी अगर उसको लगता है कि इसका असेसमेंट करना चाहिए तो उसकी पूरी वो डिटेल मंगवा सकता है और रेगुलर असेसमेंट करवा सकता है, जिसको हम और भी बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट, यानी छानबीन कर सकता है स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के तहत। और इसका नोटिस दे देगा वो पर्सन को 143(2) के तहत कि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है एओ के थ्रू कि हम आपका करना चाहते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। और इससे पहले वो इंक्वायरी भी कर सकता है, एओ जो है वो इंक्वायरी कर सकता है बिफोर असेसमेंट अंडर सेक्शन 142। इंक्वायरी कैसे कर सकता है वो, देखो अगर किसी ने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश नहीं की तो एओ जो होगा पहले तो बोल देगा कि भैया ऐसे करो, आप ना अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दो। अगर किसी ने फाइल कर रखी है तो उससे अगर वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगवा सकता है। अगर कोई डाउट लगता है उसको ऑडिट को लेके तो वो ऑडिट के लिए भी बोल सकता है। एओ जो है वो पर्सन को 142A के तहत ऑडिट के लिए बोल सकता है कि अपना ऑडिट करवा के आ। 142A के अंदर अगर डाउट लगता है एसेट्स के वैल्यूएशन को लेके तो उसके वैल्यूएशन के लिए भी वो बोल सकता है, एओ पर्सन को बोल सकता है, एओ पर्सन को बोल सकता है। तो अगर एओ ने ऑर्डर दिया 142(2)A का 2A का 143(2) का नोटिस दिया स्क्रूटनी असेसमेंट का, और एसएससी जो है पर्सन जो है इसका कोई रिप्लाई नहीं करता, वो कंप्लाई नहीं करता। एओ ने नोटिस दिया 142 का 142A का 142A का 2A का और 143(2) का नोटिस दिया उसने स्क्रूटनी असेसमेंट का, और पर्सन जो है वो इसका कोई कंप्लाई नहीं करता, यानी कोई उसका रिप्लाई नहीं करता। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी बजा देगा। यानी एओ ने बोला बेटा रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर, कोई जवाब नहीं दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर दे, कोई जवाब नहीं दिया, नोटिस के थ्रू। देखो एओ जो है नोटिस देता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए हमें, ये ले आओ चीजें, आप ऑडिट करा लो, उसके लिए 142A का वो नोटिस इश्यू करता है, मतलब 142(2) के तहत ऑडिट के लिए वो बोल सकता है उसको। 142(1) में वो वैल्यूएशन भी करा सकता है एसेट्स का, और 143(2) में वो नोटिस देता है अगर उसको रेगुलर असेसमेंट करना होता है तो उससे पहले वो इंक्वायरी भी कर सकता है। तो अगर पर्सन ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस नहीं करता है, ऑडिट नहीं करवाया, वैल्यूएशन नहीं करवाया और इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया 143(2) का जो है स्क्रूटनी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन की बजा देगा, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा अंडर सेक्शन 144। अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया तो उस पर तो भरमार हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी 272A के तहत और प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, यानी कैद भी हो सकती है। और रिफंड की तो कोई बात ही मत करो, इस सेक्शन में रिफंड तो मिलेगा ही नहीं उसको। अगर ऐसा होता है तो वो देखो क्षमा याचना के लिए जा सकता है, CIT अपील के पास जा सकता है, हाईटेट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है। अगर एओ ने ऑर्डर निकाला वो रिवाइज करवाना चाहता है तो वो कमिश्नर के पास जा सकता है, PCIT के पास अंडर सेक्शन 263 के तहत वो रिवीजन के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। तो ये तो थी नॉर्मल बातें। अगर पर्सन जो है वो एओ के ऑर्डर को ठुकराता है, उसकी बात नहीं मानता, जो वो बोलता है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दे, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर दे, ऑडिट करवा ले, वैल्यूएशन करवा ले, जो नोटिस दिया स्क्रूटनी असेसमेंट का वो करवा ले, अगर इनका कंप्लाई नहीं करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी बजा देगा, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा अपने हिसाब से। और ऐसा करने से उस पर पेनल्टी का भरमार लग जाएगा, प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, रिफंड का तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में वो CIT अपील कर सकता है, अपील के पास हाईटेट के पास जा सकता है, हाई कोर्ट के पास जा सकता है और रिवीजन करा सकता है ऑर्डर का जो एओ ने निकाला है अंडर सेक्शन 263 के तहत। और अगर एओ चाहे तो डिस्क्रिशनरी BGA भी कर सकता है, यानी वो अपनी सूझबूझ से भी BGA कर सकता है, यानी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। अगर उसको वो सेटिस्फाई नहीं है करेक्टनेस को लेके, बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्टनेस को लेके सेटिस्फाई नहीं है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो फॉलो कर रखा पर्सन ने वो सेटिस्फाई नहीं है, इनकम जो उसने निकाल रखी है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो वो अपनी सूझबूझ से डिस्क्रिशनरी BGA उसका कर सकता है। ये तो कंपलसरी था। अगर उसने ROI फाइल नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस नहीं किया, वैल्यूएशन नहीं करवाया, ऑडिट नहीं करवाया
142 का नोटिस गया स्क्रूटिनी असेसमेंट का, उसको उसने कंप्लाई नहीं किया तो बीजीए हो जाएगा। एक एओ अगर खुद चाहे, वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है उनके पास, तो वो अगर सेटिस्फाई नहीं है करेक्टनेस को लेके, मेथड ऑफ अकाउंटिंग को लेके, इनकम को लेके, तो भी वो कर सकता है बीजीए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इट्स ए टाइप ऑफ असेसमेंट। तो मैंने आपको बताया सेल्फ असेसमेंट जो खुद करता है पर्सन, उसके बाद जैसे डिपार्टमेंट में जाएगी आईटीआर, डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट में जो एओ होते हैं वो करेंगे समरी असेसमेंट। उसके बाद अगर फर्दर उनको डिटेल चाहिए, कुछ असेसमेंट करना है, उसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी असेसमेंट या रेगुलर असेसमेंट। उसके बाद आता है री असेसमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट भी बोलते हैं इसको। अगर पर्सन ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की और उसकी टोटल इनकम जो है नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है, उसने जो इनकम दिखा रखी थी रिटर्न में वो कम दिखा रखी थी, अंडरस्टेटेड है, टैक्स बहुत ही कम रेट से चार्ज कर रखा है, बहुत ज्यादा लॉस दिखा रखा है, रिलीफ ज्यादा चार्ज कर ली उसने, डेप्रिसिएशन अलाउंस भी अधिक ले रखा है, और उसने असेसमेंट को एस्केप किया फॉर इनकम इन रिलेशन टू एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कोई एसेट्स है उसकी आउटसाइड इंडिया, उसके रिस्पेक्ट में कोई इनकम थी, उसका असेसमेंट भी उसने छुपाया, तो ऐसे केसेस में उसका हो जाएगा री असेसमेंट, दोबारा से असेसमेंट हो जाएगा, मतलब दोबारा से उसकी फाइल ओपन कर दी जाएगी। इसको बोलते हैं री असेसमेंट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, अंडर सेक्शन 147 में होता है, और 148 में जाएगा इसका नोटिस फॉर रीअसेसमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए। और बेटा इसका जो नोटिस जाता है उसका भी टाइम पीरियड होता है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि रीअसेसमेंट और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जो हो सकता है वो अप टू 4 इयर्स नोटिस आ सकता है इन केस ऑफ अगर एस्केप्ड इनकम जो है, जो इनकम छुपा रखी उसने बचा रखी है, वो अगर 1 लाख से कम है, अगर एस्केप्ड इनकम 1 लाख से कम है तो एओ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 4 साल तक उसको ये नोटिस दे सकता है 148 का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। अगर 1 लाख से अधिक है इनकम जो उसने छुपा रखी, एस्केप की हुई है, तो ऐसे केसेस में 4 साल से अधिक बट 6 साल तक वो उसको नोटिस दे सकता है। एसेट अगर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे केसेस में 16 साल तक नोटिस आ सकता है पर्सन को। लेकिन अगर किसी का अपील के थ्रू सीआईटी अपील की, उसने कोई रिवीजन करवाया 263 में, कोई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसके जो एओ ने ऑर्डर निकाला है उसमें कोई इफेक्ट हुआ है, तो दोबारा से उसको नोटिस नहीं जाता इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का। अगर अपील के थ्रू उसका डिसीजन आया है, कोई रिवीजन करवाया है उसने, कोई कोर्ट के डिसीजन के थ्रू कोई उसमें उसके ऑर्डर में कुछ चेंजेस हुआ है, तो उसके लिए दोबारा से उसका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस उसको नहीं जाएगा। और देखो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का टाइम लिमिट होता है असेसमेंट कंप्लीट करने का। एओ जो है वो असेसमेंट कर देता है लेकिन उसका भी टाइम होता है। अगर असेसमेंट जो है 143, 144 का होता है यानी बीजीए, और रेगुलर असेसमेंट होता है तो फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 12 महीने के अंदर करना होता है, ये टाइम लिमिट होता है असेसमेंट पूरा करने का। 147 अगर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है तो वो भी 12 महीने के अंदर हो जाएगा फ्रॉम दी नोटिस, जिस साल में नोटिस आया है उसके 12 महीने के अंदर। उसके बाद कोई फ्रेश असेसमेंट है, कोई रिवीजन हुआ है 263, 264 के तहत, कोई आईटेट का ऑर्डर आया है, तो ऐसे केसेस में जो असेसमेंट होगा वो 12 महीने के अंदर होता है फ्रॉम दी ऑर्डर। उसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। देखो अगर मिस्टेक जो है ऑर्डर के अंदर तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है अथॉरिटी द्वारा। अथॉरिटी देखो अगर अथॉरिटी सीआईटी अपील है, लेकिन देखो मिस्टेक ठीक करवाने के लिए, रेक्टिफाई करवाने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी एसएससी को, और अथॉरिटी अगर सीआईटी अपील है तो एओ को जो मिस्टेक है उसको उसके नोटिस में लाना होगा, यानी सीआईटी अपील के नोटिस में लाना होगा, और जो मिस्टेक है वो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। उसके लिए अगर रेक्टिफिकेशन हुआ और रिफंड कम हो गया, मान लो रेक्टिफिकेशन कर दिया, मिस्टेक उसकी सही की और रिफंड उसका कम हो गया खुदा न खास्ता, तो उसके लिए उससे
नोटिस निकालने से पहले, ऑर्डर पास करने से पहले, ऑर्डर जो होगा राइटिंग में होगा रेक्टिफिकेशन का, और ऑर्डर निकालने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड रिफंड अगर कम होता है तो। उसके बाद नोटिस ऑफ डिमांड, सारा काम हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो एओ है आपका कर दिया असेसमेंट, अलग अलग टाइप के असेसमेंट होते हैं मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो भी टैक्स बनता है, इंटरेस्ट बनता है, पेनल्टी बनती है, फाइन बनता है, वो जो एओ है वो आपसे डिमांड करेगा, जिसको हम बोलते हैं नोटिस ऑफ डिमांड। इस डिमांड के नोटिस में ये जो नोटिस है डिमांड का, इसमें टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन जो है डिमांड की जाती है एओ द्वारा आफ्टर द असेसमेंट। उसके बाद अगर किसी का लॉस आ जाता है तो उसके लिए एओ इंटीमेशन देता है पर्सन को कि आपका लॉस अधिक है, आप भविष्य में जब आपका प्रॉफिट हो तो उस प्रॉफिट से इस लॉस को आप एडजस्ट कर लेना, इसलिए इंटीमेशन दी जाती है एओ द्वारा पर्सन को फॉर दी लॉस अंडर सेक्शन 157। तो बेटा ये था असेसमेंट प्रोसीजर। कोशिश की कम समय में आपको काफ़ी एक्सप्लेन करने की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें देखो मैंने अमेंडमेंट बिल्कुल कवर नहीं किया है। आपकी फिलहाल जो एग्जाम होने वाले अभी जून जुलाई में, उसके लिए ये सफिशिएंट लेक्चर है फ्रॉम बीकॉम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू बच्चों।